स्वागत है आपका ब्रेक के बाद लगातार एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं डीएम ई कॉन्क्लेव, जिसमें सभी 75 जिलों के 75 डीएम बारी बारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम कर रहे हैं बातचीत और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हालात कैसे हैं और कोरोना को लेकर क्या खास इंतजाम डीएम के जरिए किए जा रहे हैं, कैसे हालातों पर कंट्रोल किया जा रहा है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को मुश्किलें ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ये तमाम बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। बारी बारी से अलग अलग जिलों के डीएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जिले में कैसे हालात हैं और उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम डीएम के द्वारा किए जा रहे हैं। लोगों से जुड़े सवाल भी हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इस कोरोना के काल में सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मुजफ्फरनगर की डीएम सेल्वा कुमारी जे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेल्वा कुमारी जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, मुजफ्फरनगर में कैसे हालात हैं वो अपडेट आप दीजिए। कितने केसेस वहां पर आ रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे हालात में नियंत्रण करना। आपको आवाज मिल रही है मेरी? सेल्वा कुमारी जी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें लगातार एबीपी गंगा ये कोशिश कर रहा है कि 75 जिलों के डीएम के जरिए हम आपको ये बताएं कि हर एक जिले के हालात कैसे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है, जो समस्याएं हैं उनसे निपटने की क्या तैयारी है और आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारी है, अभी किस तरीके से निपटा जा रहा है, लोगों की समस्याओं को कैसे दूर किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, यानी कि हर एक जिले के डीएम। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का साथ कैसे प्रशासन दे रहा है, कैसे जनता को इस वक्त में सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, कैसे इस बीमारी से निपटने की कोशिश की जा रही है, इस महामारी के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जा रही है, हर एक डीएम की कैसी तैयारी है, ये आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं खुद उन्हीं की जुबानी कि इस महामारी ने जब विकराल रूप ले लिया है तो हर एक जिले में कैसे इंतजाम है और जो डीएम है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आगे का उनका रोड मैप है, अभी तक वो क्या कर चुके हैं, आगे और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, जो कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। इन तमाम बातों पर हम सवाल कर रहे हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार एबीपी गंगा पर नॉन स्टॉप जारी है। सभी जिलों के 75 डीएम बारी बारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से हम मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वहां की डीएम सेल्वा कुमारी जे जुड़ चुकी हैं। स्वागत है सेल्वा कुमारी जे आपका एबीपी गंगा पर। उम्मीद कर रही हूं आपके पास आवाज पहुंच रही होगी। सवाल मेरा सबसे पहला यही है मैम आपसे कि किस तरीके के हालात हैं मुजफ्फरनगर में, कितने केसेस वहां पर आ रहे हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे निपट रही हैं आप इससे? तो चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि 75 जिले के 75 डीएम एबीपी गंगा पर होंगे और हम जानेंगे उनसे कि उनके जिले में किस तरीके के हालात हैं, कितनी कोशिशें अभी तक प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई हैं, आम जनता को राहत मिल सके उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, समय पर इलाज मिल सके, समय पर ऑक्सीजन मिल सके, समय पर वो जीवनदायिनी दवाएं मिल सके, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हम मुजफ्फरनगर का ही। हमारे साथ वहां की डीएम सेल्वा कुमारी जे जुड़ गई हैं। स्वागत है सेल्वा कुमारी जे, आपको आवाज मिल रही होगी मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून प्राची जी, सुनाई दे रहा है जी। सेल्वा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरीके के हालात मुजफ्फरनगर में हैं। सबसे पहले आप ये अपडेट दीजिए, वहां पर कितने केसेस आ रहे हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए कैसी तैयारी है आपकी, क्या कुछ कर रहे हैं आप?
अच्छा, मुजफ्फरनगर के बारे में बताना है। हम लोगों का जो केसेस जो शुरू हुए हैं थोड़ा सा लेट शुरू हुए हैं। हमारा जो ट्रेंड है जी लेट शुरू हुआ, लेट अप्रैल से शुरू हुआ था एंड इट पीक्ड अराउंड 5 मई एंड उसके बाद से लगातार घटने का शुरू हो गया है। तो लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड लगभग 200 बेड से हम लोग शुरू किए हैं। पहले इस बार जो देखने को मिल रहा है इसमें ये है कि एवरीबडी हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, L2 L3 पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला काम तो हम लोगों ने ये किया कि बेड्स बढ़ा दिया है हम लोगों ने, और एक लोकल लैब का भी व्यवस्था हमने कर दिया है। क्योंकि कई बार हम लोगों को रिपोर्ट आने में डिले होता है, तो लोकल स्तर पे जो पेशेंट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उनका ट्रीटमेंट का, तो लोकल स्तर पे भी हम लोग लैब्स बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है हमारा बेगराजपुर में, उसमें एक ऑक्सीजन के लिए सेपरेट कैप्सूल 22 mg का हम लोगों ने कैप्सूल लगा दिया है, ताकि वहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से या अन्य जगहों से जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है लेमेओ सप्लाई, वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जनपद में हम ये कह सकते हैं अभी ऑक्सीजन का कोई तरीके का शॉर्टेज नहीं है, ना ही बेड का शॉर्टेज है एंड 24 आवर्स बैकअप हमारा इंश्योर हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी दे पा रहे हैं। तो इस समय जो हम लोगों का फोकस है हमारा सर्वेलेंस एंड केयर में फोकस है, क्योंकि अभी शिफ्ट ये हम लोग देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में हमारा केसेस अभी बढ़ रहे हैं, जो पिछले वेव में नहीं था। तो उसके कारण हमारा सर्वेलेंस टीम्स हम लोगों ने, निगरानी समिति, सर्वेलेंस टीम्स और LT का टीम जो टेस्टिंग टीम्स है, सब हम रीफोकस करके शहर के अलावा गांव में भी लगभग 326 टीम्स हमारा सब जगह काम कर रही है। इनफैक्ट अदर देन द टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग का लिमिट होता है, हम लोग सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी लगभग हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं हर गांव में। उनका रेगुलर फॉलोअप, ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग, इस तरह से करने से हम लोग सही टाइम पर जो पेशेंट्स को बिल्कुल जरूरत पड़ती है उनको, तो हम लोग हॉस्पिटल केयर में ले करके उनको करा पा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोगों का फ्यूचर का भी प्लानिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगा, थर्ड वेव में हम लोगों को फोकस विल बी ऑन चिल्ड्रन। तो NRCs और बाकी जो हम लोगों का एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो डेडिकेटेड वी विल बी एबल टू डू फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन ऑल्सो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सेल्वा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से हालातों को कंट्रोल में किया जा रहा है। तो देखिए, DM मुजफ्फरनगर की ये बता रही हैं कि गांव में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इस बार अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना फैल चुका है और इसे रोकने के लिए टेस्टिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को ये समझाया जा रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डोर टू डोर जाकर ये देखा जा रहा है कि किसी में कोई सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है और अगर कोई सिम्टम पाया जा रहा है तो उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर का हाल आपने जाना, अब रामपुर में किस तरीके के हालात हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र कुमार मंदर, DM वहां से। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका ABP गंगा पर हमारे इस खास कवरेज में। सबसे पहले आप भी वहां के ताजा हालात बता दीजिए, रामपुर में कैसे हालात हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं आगे की स्थिति को देखते हुए। नमस्कार। सबसे पहले तो रामपुर में अभी जो एक्टिव केसेस हैं 1092 हैं और उसको कैटर करने के लिए हमने स्ट्रेटजी जो बनाई है, जैसे बाकी DMs ने आपको बताया, स्टेट से जो डायरेक्शंस मिलते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है L2 फैसिलिटी का वो है, और वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी में भी जो चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो भी दे रहे हैं, और जो हमारा कोविड वार्ड है उसमें भी हम लोग जितने पेशेंट्स हमारे एडमिट हैं सबको ट्रीट कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने एक L1 फैसिलिटी विद ऑक्सीजन क्रिएट की है, जिसमें हमारे 190 बेड्स हैं, उसमें से आउट ऑफ 90 के आसपास बेड्स हमारे ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी है। वहाँ पे भी जो लोग हैं हमारे एडमिट हैं उन्हें इलाज हो रहा है। इसके अलावा एक CSC और एक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर किया है। तो बेड्स हमारे यहाँ पे टोटल रामपुर में कोई कमी नहीं है, 290 बेड्स हमारे यहाँ पर है और बेड्स की अवेलेबिलिटी भी है। उसको लगातार हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट भी करते हैं और स्टेट से भी उसको ट्रैक किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। हमारा जो ICCC है उसके माध्यम से भी हम लगातार जितने हमारे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं सभी तक हमारी पहुंच है।
डेली बेसिस पे हमारी जो टीम्स हैं 24/7 काम कर रही है, लगभग 70 उसमें लोग हमने लगाए हुए हैं। और हर एक पेशेंट से जो होम आइसोलेशन में है हमारी टीम्स बात करती हैं, डॉक्टर्स उसमें होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई इशू होता है तो उनको हम लोग या तो मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं या उनको कहते हैं कि अगर ज़्यादा उन्हें दिक्कत है तो वो हमारे जो L2 फैसिलिटी है वहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। जैसा कि अब देखा जा रहा है कि गाँवों की तरफ संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, तो इसमें हमने जितने हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं सभी लोगों को ट्रेन किया, उनका हम सहयोग ले रहे हैं। और जितनी हमारी निगरानी समितियाँ हैं उनको सबको हमने एक्टिव किया है, प्रधानों की अध्यक्षता में किया है, क्योंकि प्रधान लोकल होता है, उन्हें जानकारी होती है अपने पूरे गांव की, तो उनके माध्यम से जो फीडबैक हमें मिलता है उस पर हमारी निगरानी समिति, हमारी आशा आंगनवाड़ी, जैसा अभी प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया था दस्तक अभियान, घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की गई और उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराएगी। सभी बिंदुओं पर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। रविंद्र जी, बात ये है कि आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पास 290 बेड हैं, ये भी आपने बताया, ताकि आगे भी लोगों को जरूरत हो तो उन्हें बेड की कमी ना हो। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ये पहचान लेना कि कोविड पेशेंट है या नहीं। तो टेस्टिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या प्रॉपर टेस्टिंग हो पा रही है रामपुर में? लोगों को दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है वहां पर? देखिए, हमने 25 हमारे लोकेशंस हैं जहाँ पे अपने अपने टेस्टिंग फैसिलिटीज क्रिएट की हैं और 4 हमारी मोबाइल टीम्स हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अब संक्रमण के केसेस आ रहे हैं तो हमने प्लान किया है कि हमारी जो टेस्टिंग जो लैब्स हैं, मोबाइल लैब्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे। तो उससे हमें काफ़ी मात्रा में फीडबैक मिल रहा है कि कौन से ऐसे गाँव हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में संक्रमण है और वहाँ पे हम लोग फिर मेडिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर आप कर रहे हैं, लेकिन दवाइयों को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, दवाइयों को लेकर जो शिकायत सामने आती है, रामपुर में इससे निपटने के लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि रेमडेसिविर की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ता है और जगह जगह मारा फिरना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये दिक्कतें अब भविष्य में रामपुर में ना आए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? दवाइयों की उपलब्धता को लेकर लगातार हमने विशेष प्रयास किए हैं और जितना हमारा फार्मा एसोसिएशन है यहाँ पे उनके जितने पदाधिकारी हैं सभी के सामने हमने मीटिंग किया था और जितने हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं सभी पे हमने पर्याप्त मात्रा में प्रयास किया है। यहाँ पे जो ज़्यादातर दवाइयों की सप्लाई होती है वो गाजियाबाद और लखनऊ से होती है, तो दोनों जगह हमने स्मूथ हमारी फंक्शनिंग बनी रहे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू ना आए, उस पर हमने लगातार प्रयास करके विशेष प्रबंध किए हैं। जहाँ तक दवाइयों की कालाबाजारी की बात है तो जितने हमारे SDMs हैं और हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, 16 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, लगातार वो इसमें अभियान चला के और चेकिंग कर रहे हैं कि नकली दवा ना मिले और ओवर रेटिंग दवाइयों की ना हो। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने जो अपना ICCC के माध्यम से हेल्पलाइन बनाया है, वहाँ पे हमने अलग से डेडिकेटेड नंबर दिया है। जो लोग उस पर शिकायत करते हैं उनको हम लोग घर पर भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी जो हमारी फैसिलिटीज हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट एक था, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कराया है। साथ साथ PM केयर से भी हमें एक ऑक्सीजन प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी आवंटित हुआ है, जिसपे बहुत जल्दी काम शुरू होगा। हमारे CSC लेवल पे भी जो यहाँ पे रेडिको खेतान एक कंपनी है, उन्होंने CSR के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम वो कर रहे हैं और CSR के माध्यम से ही 75 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोग अभी ऑर्डर हमने किया है। जैसे ही हमें सप्लाई मिल जाएगी हम लोग अपनी जितनी भी CSCs हैं वहाँ पे उन्हें डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोविड 3rd वेव की बात हो रही है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पहले से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर सकें। ठीक है, बेड्स का इंतजाम है पूरी तरीके से। कालाबाजारी पर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। समय समय पर आप ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी पैनिक की स्थिति आ रही है। जो लोग हैं वो परेशान हो जा रहे हैं और शिकायतें ये हैं कि अस्पतालों में जाते हैं तो उनको बेड्स नहीं मिलते हैं, समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कमी है, ये जो समस्या है, इसे किस तरीके से दूर किया जा रहा है? लोगों को कैसे समझाया जा रहा है? जो पैनिक की स्थिति है इसे खत्म करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, लगातार जनसंवाद हम लोग हमारे जो मीडिया के बंधु हैं आप सभी के माध्यम से पब्लिक से करते हैं। जितने भी हमारे ICCC में हमारे काउंसलर्स हमने बैठाए हैं वहाँ पे भी लोगों को लगातार मोटिवेट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है और जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी लगातार हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। पब्लिक को पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो उनके माध्यम से भी जो कॉल्स आ रही हैं तो लगातार हम प्रयास करते हैं कि कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। और चूंकि जनपद में सारी व्यवस्थाएं हैं और किसी व्यक्ति को बेड की अवेलेबिलिटी या स्टाफ की तरफ से कोई इशू ना आए, हम लगातार ये भी प्रयास करते हैं कि जितने पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको भी हम लोग अपडेट करें पेशेंट के बारे में, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति उनके मन में इलाज को लेकर ना रहे।
बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र कुमार मंदिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें बताने के लिए कि रामपुर में किस तरीके के हालात हैं और उससे निपटने के लिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये 192 एक्टिव केस हैं रामपुर में, ये डीएम ने बताया, और अब तमाम लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड मिल जाए जिनको जरूरत है, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 290 बेड रामपुर में है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में ट्रेसिंग की जा रही है। 4 मोबाइल वैन है टेस्टिंग की, जो जगह जगह जाकर टेस्ट कर रही हैं और ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि कहां पर कितना संक्रमण फैल चुका है, और फिर उसके आधार पर वहां देख रेख की जा रही है। साथ ही साथ दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी लगातार प्रशासनिक अमले की नजर बनी हुई है, और ये प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि रोका जाए कालाबाजारी को, ये पता लगाया जाए कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। और चलिए अब बांदा में किस तरीके के हालात हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ वहां के डीएम आनंद कुमार सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद कुमार सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। बांदा की बात करें तो बांदा में इतनी बड़ी चुनौती से आप कैसे निपट रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो? जी नमस्कार। बांदा में आज की तारीख में कुल 869 ही सक्रिय केस बचे हैं, और इसमें से 95 केसेस जो हमारे हैं वो L2 फैसिलिटीज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और L3 की फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में है। 95 पेशेंट्स यहाँ एडमिटेड हैं और उनका उपचार चल रहा है। जनपद में अभी जो सेकेंड वेव आई है उसमें अब तक लगभग 6,706 लोग पॉजिटिव हुए, और इनमें से 5,773 लोग ठीक हो गए और वो डिस्चार्ज होकर के बिल्कुल ठीक हैं इस समय। इस प्रकार से हमारा जो रिकवरी रेट रहा है वो 86.8% रहा है, और यहाँ हम लोगों ने इससे निपटने के लिए बड़ी व्यापक तैयारी की हैं। इस समय इस सेकेंड वेव में जो ज़्यादातर असर देखा गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है जी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने यहाँ हमारे जनपद में 71 न्याय पंचायतें हैं। इन 71 न्याय पंचायतों में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। ये प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में जाते हैं और जो लक्षण युक्त व्यक्ति या रोगी हैं उनको चिन्हित करते हैं और फिर उनको हम मेडिसिन किट बांटते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रमण बहुत जल्दी जैसे डिटेक्ट हो गया और हमने तुरंत चिन्हित व्यक्ति को मेडिसिन दे दी। 10 मेडिसिन होती हैं और 10 दिन का एक उनको पूरी किट दी जाती है। उसमें खाने का तरीका कैसा है वो एक उसमें स्लिप में लिख करके रख दिया जाता है। तो इससे हमें बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही रोगियों का उपचार अगर हो जाता है, वो दवाई खा लेते हैं तो फिर ये स्प्रेड नहीं कर रहा है। इस प्रकार ये हम लोगों ने किया है, तो इससे यहाँ नंबर ऑफ केसेस की संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन हम लोग इस पर प्रत्येक दिन इसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग खुद निकलते हैं, गाँव में जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 469 निगरानी समितियां हमारे ग्राम पंचायतों में हैं और 121 मोहल्ला निगरानी समितियां हमारे यहाँ 8 अर्बन लोकल बॉडीज हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। ये सभी निगरानी समितियां यही काम कर रही हैं। ये डेली बैठक करती हैं और ये जो चिन्हित व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों चिन्हित करती जिनको कोरोना के लक्षणों जैसे खांसी आ रही, लगातार बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या टेस्ट और स्मेल की क्षमता का लॉस हो रहा है, ऐसे लोगों को ये लोग भी चिन्हित कर रहे हैं। तो इसके हमें इसको कंटेन करने में काफी मदद मिली है। आनंद कुमार सिंह जी, ऑक्सीजन को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए इस बार की जो सेकंड वेव है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और इसीलिए लोग घबरा जा रहे हैं, पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जा रही है। तो आपके जिले में ऐसा ना हो उसके लिए आपने क्या कुछ तैयारी की है और कैसे ही वहां पर आपूर्ति है ऑक्सीजन की? जनपद बांदा में अभी तक कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ना ही कोई रिफिलिंग प्लांट है। अभी वर्तमान दौर में तो हमें ऑक्सीजन भरुआ सुमेरपुर में एक प्लांट हमीरपुर में लगा हुआ वहां से मिल रही थी और कुछ ऑक्सीजन की आपूर्ति कबरई जनपद महोबा से हो रही थी। लेकिन इधर हम लोगों ने प्रयास करके 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ सैंक्शन हुए हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज में लग रहा है, इसका सिविल वर्क पूरा हो गया है और ये प्लांट PSA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये प्लांट मई के अंत तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है।
इसके अलावा एक पीएम केयर फंड सेकेंड फेज से हमको एक और ऑक्सीजन प्लांट मिला, ये भी पीएसए टेक्नोलॉजी पर है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है, इसको डीआरडीए लगाएगा और इसका वो भी जून में इसके सक्रिय हो जाने की संभावना है। इसके अलावा एक तीसरा प्लांट हमें शुगर इंडस्ट्रीज से मिल रहा है और ये हमारे यहाँ एक सीएससी है 50 बेड की नरैनी में, वहां पर ये ऑक्सीजन प्लांट हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब ये ऑक्सीजन प्लांट्स जब हमारे यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की समस्या जो अभी सेकंड फेज में हमको करनी पड़ी थी, उस समस्या का अब समाधान हो जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर ये तैयारी है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी अगर दिक्कतें होती हैं तो उसी तरीके से आप कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर बात हम कालाबाजारी को लेकर कर लें तो उसे आप किस तरीके से रोक रहे हैं? क्योंकि देखिए हर जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पेशेंट को जरूरत है रेमडेसिविर की, पेशेंट को जरूरत है बाकी दवाइयों की, ऑक्सीमीटर की, लेकिन समय पर नहीं मिल पाता है और जो तीमारदार हैं, जो अटेंडेंट हैं, वो मारे मारे फिरते हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने सभी जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं, सबसे हम लोगों ने मीटिंग करके एक तो हम लोगों ने रेट तय कराए हैं। उसके अलावा बराबर हम लोग दुकानों पर चेकिंग करते रहते हैं कि कहीं जमाखोरी ना हो, इसकी ओवर प्राइसिंग ना हो। और यहाँ जनपद में इस प्रकार की कोई ऐसी समस्या अभी तक नहीं आई है। जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है तो वो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में और हमारे अपने डिस्पोजल पर पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसकी भी कोई हमें समस्या नहीं है। चलिए उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरीके की समस्या ना आए और लोगों को बेहतर इलाज समय पर मिल जाए बांदा में। शुक्रिया आपका आनंद कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए बांदा के डीएम ने बताया कि वहां पर कैसी तैयारी है। कुल 869 एक्टिव केस हैं और L2 अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। ऑक्सीजन को लेकर भी अब वहां पर प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है, यानी जून तक प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा और वहां से सप्लाई शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण अगर फैलता है तो वहां पर किस तरीके से हालात को कंट्रोल में करना है, इसका भी रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। रिकवरी रेट है 86.8%, यानी वहां पर रिकवरी रेट अच्छा है, ऐसा डीएम ने दावा किया है, क्योंकि 86.8% के रेट से वहां पर लोग ठीक हो रहे हैं, बांदा में लोग ठीक हो रहे हैं। तो एबीपी गंगा पर डीएम ई कॉन्क्लेव में बांदा के डीएम आनंद कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल हालात काबू में हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को तमाम सुविधाएं, तमाम इलाज समय पर मिल सके। और हमारे साथ अनुज कुमार झा डीएम अयोध्या इस वक्त जुड़ गए हैं। अयोध्या के क्या हालात हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका अनुज जी एबीपी गंगा पर। अयोध्या में किस तरीके के हालात हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चेन है संक्रमण की इसको तोड़ा जा सके, केसेस को कम किया जाए और लोगों को फैसिलिटीज भी दिए जाए, इलाज भी दी जाए समय पर? देखिए सबसे पहले अगर मैं एक बैकग्राउंड आपको दूं जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार था और रामनवमी का त्यौहार यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे देश से, आसपास के सभी जिलों से बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम यहाँ पे कोई भी क्राउड ना असेंबल होने दें। ये जो त्यौहार था वो मैं समझता हूँ 20 या 21 तारीख को था अप्रैल में जी। लेकिन 16 तारीख के बाद यहाँ पे हम लोगों ने तुरंत सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर लिए थे और उसके अलावा जो हमारे होटल्स की या धर्मशालाओं की जो बुकिंग थी उस पर रोक लगा दी गई थी। जगह जगह इसमें जो है रूट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और आसपास के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को अलर्ट किया गया था कि वहाँ से जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसका बहुत ही सैलिटरी इफेक्ट रहा। तब आसपास के जो हमारे बड़े जनपद हैं जैसे कि लखनऊ और इस तरह के जो बड़े सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, कानपुर, उनमें केसेस आ रही थी, हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं थे और हम लोगों ने उसको टाइमली जो हमारा एक्सचेंज हो सकता था, जो हमें केस लोड मिल सकता था, उसको हम लोग रोकने में कामयाब रहे। और तब से लेकर के अब तक का जैसे शुरू से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत ही एम्फेसिस रहा है कि हम लोगों को टेस्टिंग खूब करना है। तो ये हम लोगों का हमेशा ही फोकस रहा कि हमें जो भी टारगेट दिया जाता रहा, जैसे अगर 2000 का भी टारगेट था तो हम तकरीबन 2500 से 3000 टेस्ट करते थे। तो अधिक टेस्टिंग करना और जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको इमीडिएटली उनको मेडिसिन अवेलेबल कराना, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुरंत ट्रेस आउट करना, उनकी टेस्टिंग कराना। जितने भी हमारे पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं तो 2 कार्रवाई हम लोग तुरंत करते हैं। एक तो उनका तुरंत असेसमेंट करते हैं
कि क्या वो घर में रहने लायक हैं या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, और उसके आधार पे उनको तुरंत मदद पहुंच जाती है। और दूसरा जो एक काम हम लोग तुरंत करते हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग और पॉजिटिव हो सकते हैं जी, उनको हम लोग मोबाइल RRTs के माध्यम से, जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो आज हमारे ज़िले में 36 ऐसी RRT टीमें हैं जो कि लैब टेक्नीशियन के साथ मूव कर रही हैं गांव-गांव। जहां भी कोई भी पॉजिटिव केस आया है उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस करके तुरंत उनको टेस्ट करना और ये देखना कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उनके केस में क्या कार्रवाई करना। तो इस तरीके से एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का जो बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए निर्देश दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है लगातार। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ये ईश्वर की कृपा रही है, भगवान का यहाँ पे घर है अयोध्या, ये बहुत ही अच्छा रहा कि कभी भी यहाँ आउट ऑफ हैंड सिचुएशन नहीं रहा। हम लोगों के केस जो मैक्सिमम केस पर डे थे वो लगभग 350 तक गए जी। लेकिन अब अगर देखें हम तो कल तकरीबन 1800 एंटीजन टेस्ट में मात्र हमारे 30 ऑड पॉजिटिव्स आए हैं, जो कि रफली 1.6% होते हैं। तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है। और हम केस भी देखें तो कल 129 हमारे आए हैं टोटल पॉजिटिव्स, और एक्टिव भी केस देखें तो अब एक्टिव केस रफली हमारे 1700 के करीब कल का हमारा जो है वो रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो इस वक्त हम लोग काफ़ी ठीक पोजीशन में हैं, लेकिन हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए अनुज जी, यानी आप ये दावा कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि अभी वहाँ पर स्थिति को आप कंट्रोल में कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जो केसेस हैं वहाँ पर घटने लगे हैं। लेकिन बात अगर मैं अस्पतालों की करूँ तो वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं? सरकारी अस्पतालों में स्पेशली लोगों को इलाज मिल सके, समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है और कैसे इन तमाम चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमारे 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित है, जिसमें तकरीबन 40 बेड जो हैं वो प्रेजेंटिव पेशेंट्स के लिए हैं और 160 बेड जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हैं, जिसमें से 60 ICU के बेड्स हैं। आज सुबह की मैं बात करूं तो वहां टोटल तकरीबन 125 पेशेंट भर्ती हैं और बाकी हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वुमेंस हॉस्पिटल का जो पुराना विंग है उसमें हम लोगों ने 100 बेड का हॉस्पिटल सेट किया है। वहाँ पर हमारे पास 19 पेशेंट्स हैं, बाकी हमारे बेड्स वहाँ पर खाली है। हालांकि वहाँ पे 80 बेड्स पे इस वक्त ऑक्सीजन का प्लांट भी लग रहा है, तो रफली वो हमारा ऑक्यूपाई है। इसके अलावा 5 यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम लोगों ने कोविड नोटिफाई कराया हुआ है गवर्नमेंट से। हर जगह हमारा पेशेंट आराम से भर्ती हो रहा है। और जो प्रेजेंटिव जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव तो नहीं हैं लेकिन कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, उनके लिए रफली जिला अस्पताल में 80 बेड का वार्ड संचालित है और 20 बेड का वार्ड श्री राम हॉस्पिटल में संचालित है। तो रफली हम इस प्रकार से 400 बेड हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही सफिशिएंट कैपेसिटी है। किसी भी मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा कोई भी वेटिंग नहीं है, किसी भी पेशेंट को वेटिंग में नहीं रखा गया कि उनको भर्ती कराने के लिए बेड की आवश्यकता हो जी, और भर्ती ना हो पा रहा हो। तो बिल्कुल, और देखिए लोगों तक भी जानकारी पहुंचती रहे अनुज जी, ये ज्यादा जरूरी है ताकि वो पैनिक ना हो और समय पर उन्हें इलाज मिल जाए और वो ठीक होकर बहुत जल्द अपने घर वापस लौटें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि अयोध्या में किस तरीके से हालात पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए, अगर अयोध्या की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग 1700 एक्टिव केस हैं, 200 कोविड बेड हैं मेडिकल कॉलेज में, जिनमें से अभी काफी बेड खाली हैं, यानी कि वहां पर हालात को कंट्रोल में किया जा रहा है, ऐसा दावा डीएम की तरफ से किया गया है। अगर बात कर ले यहाँ पर संक्रमण की, तो संक्रमण अब धीरे धीरे घट रहा है, टेस्टिंग लगातार की जा रही है, बड़ी संख्या पर टेस्टिंग हो रही है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बात होगी बागपत के डीएम राजकमल यादव से। बात करेंगे मेरे सहयोगी आस्था कौशिक।